नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज में। और हमारे मेगा पॉलिटिकल शो MH1 एक्सप्रेस का काफिला आज लोहारू में है। लोहारू गढ़ माना जाता है कृषि मंत्री जेपी दलाल का। यहाँ की जनता को क्या मिला, प्रदेश के किसानों की स्थिति क्या है, ये सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे और तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल से। और चलिए अब सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं ताकि वो MH1 एक्सप्रेस में जब सवार हों तो सवालों की बौछार उन पर हो सके। बहुत स्वागत है आपका जेपी दलाल जी। सबसे पहले तो मैं MH1 की टीम का स्वागत करता हूँ कि आप ये रेगिस्तान के इलाका जो हमारा है दक्षिण हरियाणा का आखिरी छोर है हरियाणा का, इसमें आप आए हो। किसानों की तरफ से, हमारी राजनीतिक पार्टी की तरफ से, सबकी तरफ से आपका धन्यवाद है, स्वागत है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका सर, सवारी करते हैं। तो MH1 एक्सप्रेस की आज सवारी कर रहे हैं प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल। बेबाक बयानी के लिए मशहूर है, तेज तर्रार छवि है मंत्रिमंडल की। प्रदेश के किसानों को अब तक क्या दे पाए हैं, दक्षिण हरियाणा के जिलों में जो समस्याएं हैं उसको कितना दूर कर पाए हैं, और आगे अभी क्या पाइपलाइन में योजनाएं हैं, किन पर अभी काम बाकी है, तमाम बातों पर हम विचार विमर्श करेंगे और साथ ही साथ उनसे हम सवाल भी पूछेंगे। बहुत स्वागत है जेपी दलाल जी आपका MH1 एक्सप्रेस। जी धन्यवाद। 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने की बात आपने कही थी, कितना सफल हुए हैं जरा बताएंगे? देखिए, 2022 की आय से जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो इलाका है, यहाँ आम जो इसका ज़मीन का लेवल है उत्तर हरियाणा से ऊपर है, और हमारे पानी के सोर्स सारे उत्तर हरियाणा में हैं। भाखड़ा से पानी आता है, जमुना से आता है, भिवानी शहर तक तो फ्लो से आ जाता है। उसके बाद ये सारे टीले का इलाका है। आज से 40 साल 45 साल पहले यहाँ पर जो है कल्पना भी नहीं कर सकता था कोई कि यहाँ पानी नहरों का आ जाएगा। चौधरी बंसीलाल ने लिफ्ट इरिगेशन स्कीम लेके आए। यहाँ बार बार पंप हाउस बना करके उठा कर लिफ्ट इरिगेशन के यहाँ नहरों का जाल बिछाया, और उनके जाने के बाद में बहुत सारे 20-25 साल तक वो नहरें ख़त्म हो गई, पानी आना बंद हो गया, पंप हाउस बेकार हो गए और दोबारा से ज़मीन बंजर होनी शुरू हो गई थी। यहाँ पर जो है नहरों की वजह से या चौधरी बंसीलाल ने बिजली दी थी, उसकी वजह से यहाँ अच्छी खेती बाड़ी होने लगी। उससे पहले यहाँ बारिश हो जाती थी, साल में एक बार। बारिश के वक्त बाजरा या ग्वार या ज्वार बो देते थे और अपना जीवन यापन कर लेते थे। लेकिन जब से यहाँ नहरों का पानी दिया तो ये इलाका बदलना शुरू हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से बीच में जो जनप्रतिनिधि आए, सरकारें आई, उसने इस इलाके को नेगलेक्ट किया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताने जाना चाहता हूँ कि मैं इस क्षेत्र के अंदर, यहाँ 125 गाँव है, मेरा यहाँ घर नहीं है, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मेरा गांव यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, भिवानी शहर में मैं रहता हूँ। इसकी इन समस्याओं को देख करके मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ की राजनीति करूँगा, और मैंने ये संकल्प लिया कि मैं यहाँ जो पानी आता था, फसलें अच्छी होती थी, बंसीलाल जी ने जो काम किए थे, उन नहरों को पुनर्जीवित करूँगा। और जब मैंने ये संकल्प लिया, आज से 8-2 साल पहले बात चर्चा की, तो जो स्थापित नेता थे दूसरी पार्टियों के, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया कि यहाँ पानी कभी आ ही नहीं सकता, कभी SYL आएगी तब दक्षिण हरियाणा का पानी आएगा, तब यहाँ पानी आएगा। और किसान के लिए अगर कोई सबसे ज़रूरी चीज़ है, खासकर आप देखिए इस रेतीले इलाके में, तो सिंचाई के लिए पानी है। मुझे संतोष है कि यहाँ काफ़ी हद तक मैं, जो इनका हक था इस इलाके का, वो पानी लाने में कामयाब रहा हूँ। आप और इस जल को माइक्रो इरिगेशन की स्कीम लेके आए हैं, खेतों के अंदर तालाब हमने बनवाए हैं, वाटर रिचार्जिंग की स्कीम की है, सारी नहरों को दोबारा बनवाया है, पंप हाउस हमने चेंज करवाए हैं, वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर थे, बिजली की व्यवस्था थी, सारी चीज़ें ठीक की है, और बड़े ज़बरदस्त मेहनत करके ये दोबारा व्यवस्था को ठीक किया है। और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग मुझे मिला है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मिला है। पिछली बार मैं विधायक नहीं था, 6 बार वो मेरे क्षेत्र में आए, नहरों के अंदर घुस के देखा, पानी पावर हाउस देखे, और उसका फ़र्क ये आया कि प्रशासन और नौकरशाही पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ा और यहाँ पानी आना शुरू हो गया। पिछली योजना में जब मैं विधायक नहीं था तब भी यहाँ पर इस हल्के के अंदर 10-12 33 kV के नए पावर हाउस बनाए ताकि लोगों को बिजली की वोल्टेज की समस्या होती वो ना हो। तो यहाँ मुख्य मुद्दा ये है कि बिजली सही आए, पानी सही आए, मंडी सही हो जाए, उसके अलावा बहुत काम है, वो मैं बाद में बताऊंगा।
लेकिन यहाँ पर जो है आप किसी भी किसान से पूछ लेना, तो विरोधी मेरा होगा वो भी इस बात को मानेगा कि यहाँ पर जो है नहरों का पानी लाने का काम किया है तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सवाल मेरा जो पहला सवाल था वो यही कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात आपने 2022 में कंप्लीट करने की बात कही थी। जेपी दलाल जी, कितनी सफलता मिली है और क्या हर्डल्स हैं अभी तक? देखिए, करियर कहाँ है? मैं एक कंप्लीट चीज़ नहीं हो बताता पाया। हूँ, जी, परंपरागत खेती या मान लीजिए यहाँ आप ज्वार बाजरा या गेहूँ या करते रहेंगे तो मैं नहीं कह सकता कि उससे बहुत ज़्यादा आमदनी होगी। हालांकि हमने एमएसपी के रेट बढ़ाए हैं, खर्चे भी कम किए हैं और किसानों की आमदनी बढ़ी भी है, लेकिन उसको अलावा जो आपको काम करना है, बागवानी की तरफ जाइए, मशरूम की तरफ जाइए, पशुपालन की तरफ जाइए, भेड़ बकरी का काम करिए, जो एंसिलरी एक्टिविटी करेंगे या प्रोसेसिंग का काम करेंगे उससे निश्चित तौर पर दोगुनी नहीं 10 गुना तक आमदनी बढ़ी है। मेरे ही क्षेत्र के अंदर जो 15-20 गांव हैं, मिट्टी, मोरका, बतानी और लीलस, इस तरफ के गांव हैं सिवानी ब्लॉक के, वहाँ पर नीचे का सब सॉइल वाटर सलाइन वाटर है, खारा पानी है, और वहाँ बारिश नहर का पानी भी वहाँ नहीं पहुँच पाता। उस सलाइन वाटर के अंदर हमने नई स्कीम बना करके जो झींगा का उत्पादन किया है, कल्पना नहीं कर सकते कि यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश में मछली होती है झींगा, प्रॉन्स, वो यहाँ पर पैदा हो जाएगी। 100 फार्म पिछले 1-2 साल में हमने बनवाए हैं और एक एक फार्मर 2.5 एकड़ के अंदर 10 से लेकर 30 लाख रुपए तक की आमदनी की है। जहाँ 10,000 रुपये 20,000 रुपये की आमदनी होती थी वहाँ 10 लाख 20 लाख रुपए, आप तो दुगनी की बात करते हैं, 100 गुना तक भी आमदनी बढ़ी है। और मेरी बात ना मानिए, आप जाके चेक करिए सिवानी के अंदर जिन्होंने मछली का पालन किया है, आप चेक करिए जाके सरसा जिले के अंदर 400 फार्म वहाँ बने हैं। 1,000 फार्म मैं बनवा चुका हूँ झींगा उत्पादन के लिए। 10,000 का मेरा टारगेट है। मेरा ये टारगेट है कि हमारे किसानों के बेरोजगार बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो रोजगार करना चाहते हैं, 10,000 बच्चों को मछली पालन के द्वारा, झींगा के पालन के द्वारा 3-4 साल के अंदर उनको करोड़पति बनाएंगे। 3-4 साल के अंदर आप करोड़पति बनाएंगे इन तमाम योजनाओं के मद्देनजर, ऐसा आप दावा कर रहे हैं। लेकिन विरोधियों के बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये है कि जिन किसानों को आप करोड़पति बनाने की बात कर रहे हैं, जिन किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं, जिन किसानों के हित में आपकी सरकार कृषि नीति लेकर आई, उनका ही जबरदस्त विरोध आप लोग झेल रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई कितनी नहीं, है? ये गलत है। ये दुर्भाग्य है कि किसान के नाम पर जो विपक्षी भाई हैं उनको कुर्सी हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। जो किसान हरियाणा का दुर्भाग्य है कि 1.5 साल तक हमें बंधक बना के रखा। दूसरे प्रदेशों से हमारे यहाँ किसान नेता या राजनीतिक कार्यकर्ता वो दिल्ली का रास्ता रोक के बैठ गए। आपने देखा होगा, उसके बाद चुनाव हुए, उन लोगों ने पार्टी बढ़ाई और उसके बाद उन्होंने चुनाव भी लड़ा, वहाँ उनकी जमानतें जब्त हुई है। और ये ऐसा एक मैं समझता हूँ कि नैरेटिव स्थापित कर दिया कि सारे देश के किसानों के भाग्य विधाता वही हैं, जबकि किसान आम तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पसंद करता है, नरेंद्र मोदी जी को पसंद करता है, हमारे हरियाणा की नीतियों को पसंद करता है। उसके बाद जो चुनाव हुए, आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता था इनके आंदोलन के बाद कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी नहीं, और इन्होंने आह्वान भी किया था। जो किसान के नाम पर राजनीति करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा था कि भाजपा को हराना है। एक तरफ तो वो कहते थे कि हम गैर राजनीतिक है, एक तरफ वो साफ तो कहते थे कि भाजपा को हराना है। लेकिन आप देखिए कि वहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भी कितने बहुमत से हमारे अन्नदाता ने, किसान ने हमारे को समर्थन दिया है। और ये जो मैं समझता हूँ पहली बार अपने जीवन में इस तरह का आंदोलन हमने देखा है कि चुनाव के बाद हमें मैंडेट मिला, हम एमएलए बने, विधानसभा में गए, मंत्री बने, और हमारे से हारे हुए लोग उन्होंने अपने समर्थकों को खड़ा कर दिया कि इन जीते हुए लोगों को गांव के अंदर ना घुसने दें, इनको हिंसा करें, इनकी गाड़ियों को तोड़ दें, इनको लाठियों से मारें। ऐसा काम हमने अपने जीवन में नहीं देखा था। ये तो मैं इस भारत के किसान को, भारत की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उनका समर्थन उनको नहीं किया। लेकिन ये जो उन्होंने आंदोलन किया था, यह हिंसा के तरीके से कुर्सी हथियाने का एक माध्यम था और किसान को बदनाम करने का तरीका था। किसान का आशीर्वाद हमारे साथ है। जेपी दलाल साहब, आपने तमाम तरह की योजनाएं बताई जो जनता और किसानों के हित में रही हैं। मैं आपसे ज़रा एक व्यक्तिगत सवाल या अपनी व्यक्तिगत जानकारी के लिए भी ये पूछना चाहती हूँ कि कृषि नीति सरकार लेकर आई, किसानों को आप नहीं समझा पाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम नहीं समझा पाए। कृषि नीति को लाना
और फिर उसे वापस लेने का फैसला। आप देखिए, मतलब आपको लूप होल कहाँ लगे, आप क्यों देखिए, क्यों किसान नहीं समझ पाए, ऐसी क्या वजह रही ये एक और वापस लेने का फैसला कैसा था? नैरेटिव स्थापित किया गया था जी। और मैं समझता हूँ कि हमारे से पहले वाली सरकार में स्वामीनाथन की जो प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, उन्होंने रिकमेंडेशन दी, कांग्रेस उसको ठंडे बस्ते में रखा, एक भी उसकी मांग उसकी नहीं मानी गई। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि भाई हम किसान के हित में काम करेंगे और उसके लिए किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड देना, सस्ती पूंजी देना, एमएसपी देना, सिंचाई की सुविधाएं देना, उसको मंडी अच्छी देना, ये सारे काम हमने किए। और विपक्ष के लोगों को ये दिखने लग गया कि भारत का किसान नरेंद्र मोदी जी को पसंद करता है, भारत का किसान भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक रहा है, और तब उन्होंने ये षड्यंत्र के तहत ये काम किया कि किसानों के नाम पर जो है राजनीति करें। मैं समझता हूँ कि जितना काम हरियाणा सरकार ने कि पिछले 8 साल में किया है किसानों के हित में, पहले कभी नहीं हुआ। बीमा के लिए अभी योजना लेके आए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तब भी लोग कहते थे कि अदानी बन जाएंगे, अंबानी बन जाएंगे, किसान मर जाएगा। अब ये योजना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। पहले थी, बैंक अपने आप जो केसीसी बनवाते थे उनका पैसा काट लेते थे। आप किसान अपनी मर्जी से बीमा कराते हैं। आप पता करिए कि भाई उन किसानों से पूछे क्यों बीमा कराते हैं, उनको लाभ है तभी कराते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों से हमने 1570 करोड़ रुपए लिया, वो सारे किसानों से लिया, और जो जिनका जोखिम हुआ है, जिनकी फसल खराब हुई, 6000 करोड़ रुपए का हमने उनको वो पैसा बंटवाया। और अभी भी पिछले साल का जो कपास का पैसा वो अगर जुड़ जाएगा तो लगभग 1500 करोड़ रुपये उनको और मिलेगा। किसानों के इतनी किसान हितैषी सरकार कभी भी नहीं हुई। इससे पहले जो इस बार जो मौसम ख़राब हुआ है, ऐसा मौसम 2015 में भी हुआ था। 2015 में हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा था कि किसानों का खराबे का पैसा हम देंगे। 1 साल में 1500 करोड़ रुपये दिया था। कांग्रेस की सरकार में 10 साल में 1500 करोड़ रुपये नहीं दिया। हमने एक फसल का 1500 करोड़ रुपये किसानों को दिया। अभी भी जैसे फसल खराब हुई, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत बोल दिया कि स्पेशल गिरदावरी कराओ, खेतों में जाओ। मैं 10 जिलों के अंदर गया हूँ, मुख्यमंत्री किसान के खेत में गए हैं और कहा है कि मार्च में ये बारिश आई थी बेमौसम की, अप्रैल में गिरदावरियाँ चल रही हैं, मई में हम इनको पैसा डाल देंगे। तो इतना प्रोएक्टिव किसान के हित में काम करने वाले लोग हैं, और ये हम काम किसान के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, खेती करता हूँ। मैंने खेती किसान की हालत को देखा है कि कितना कष्ट झेल करके। अब आप देखिए कि जब पूरी सरसों की फसल थी, गेहूं की फसल थी, जब उसकी घर ले जाने का टाइम उसका आया था, ऊपर से ओलावृष्टि होगी, कहीं आंधी, कहीं तूफान, आप समझ सकते हो को कैसे सोया होगा। उसके सारे सपने जो है चकनाचूर हो गए। ये तमाम बातें जो आप कह रहे हैं, एक खबर ज़रा सामने आई थी, उस पर मैंने देखा जब मैं रिसर्च थोड़ा कर रही थी जेपी दलाल जी, तो प्रतिक्रिया भी सामने आई। क्या ये बीजेपी के ही विकास कार्यों का नतीजा है कि कुछ ऐसे विपक्षी चेहरे जो मजबूत चेहरे हैं, उनके बीजेपी में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं? किरण चौधरी का जिक्र ज़रा आया, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन में है और बीजेपी एक कोई सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, देश के मान सम्मान बढ़ाने की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करने की बात हो, चाहे किसान के लिए काम करने की बात हो। और बीजेपी में कोई भी हो, छोटा प्रधानमंत्री से लेकर के बूथ के कार्यकर्ता तक, हर एक आदमी को हर वक्त सेवा के काम में लगे रहना पड़ता है। और उससे पहले दूसरी पार्टियां हैं, वहाँ क्या है, व्यक्तिवादी, परिवारवादी, अपने परिवार को कैसे बैठे, सत्ता पे कब्जा कैसे रखे, वो एक उनकी प्रवृत्ति रही है। अब वो परिवार, वो जो लोग, उनकी सत्ता पे पकड़ कमज़ोर होगी, वोट उनको मिलते नहीं, इसलिए जो बीच के चेहरे थे, जिनको उम्मीद थी कि इससे उनकी नीतियों की वजह से उनको सत्ता मिलेगी, वो सारे घबराहट में हैं और वो चाहते हैं कि सत्ता में, तो उनको लगता है कि आने वाले 20-30 साल बीजेपी रहेगी और इसलिए वो बीजेपी में आना चाहते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आएँ तो सेवा भाव से आएँ,
यहाँ पर कोई हम शासन करने वाले लोग नहीं हैं, हम सेवा करने वाले लोग हैं। जिसको सेवा करनी है, जिसको अपना पसीना बहाना है, जो 18 घंटे मोदी जी की नीतियों पर देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए काम कर सकता है, वो आए, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन कोई समझे कि यहाँ सत्ता की मलाई खाने के लिए आएगा, तो यहाँ उनको कुछ नहीं मिलने वाला। दक्षिण हरियाणा के ज़िलों में कई तरह की समस्याएं हैं, कुछ पर आपने अपने काम गिनवाए हैं और काम हो भी रहा है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जेपी दलाल जी जिन पर अभी काम करना बाकी है। अभी चूँकि सरकार के कार्यकाल में भी 1.5 साल तक का समय है, उसके बाद अगर आपका काम जनता तक पहुंचता है तो हो सकता है अगला चांस भी आपको मिल जाए। दक्षिण हरियाणा में कनेक्टिविटी की बड़ी समस्या है। ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जेपी दलाल जी जिनको आप अभी दूर नहीं कर पाए हैं और वो इस इलाके के लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है? देखिए, सबसे ज़्यादा काम दक्षिण हरियाणा में किया था मैंने, क्या कि सबसे ज़्यादा तो पानी का काम किया। जी जी जी। आप रेवाड़ी में देखिए, महेंद्रगढ़ में देखिए, नारनौल में देखिए, इधर देखिए, सबसे ज़्यादा जो हमने भावांतर भरपाई का पैसा दिया है। और मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने कितनी लंबी सोच रखते हैं, जो ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर मनाया है जी। 2023 का। अब ये बाजरा जो है हमारा मिलेट, जो श्री अनाज है, जी, जी। हमारे क्षेत्र में होता है। हम जब सत्ता में नहीं आए थे 2014 में 800 रुपये क्विंटल में बाजरा को कोई पूछता नहीं था। अब धीरे धीरे करके बाजरा 2300 रुपये है, गेहूँ 2100 रुपये है, गेहूँ से 200 रुपये महीना मिल रहा है। और अब जो सारे G20 है, बड़े बड़े प्रचार प्रसार हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस ने इसको बाजरा का साल मिलेट ईयर बना दिया है। जी। मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर बाजरा हवाई जहाज में जाके बिकेगा। बाजरा के बिस्किट, बाजरा के केक, बाजरा के प्रोडक्ट हम भी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री, मैं कहता हूँ कि ऐसे हैं जिनकी दूरदृष्टि किसान के लिए 10 साल आगे तक का सोचते हैं। बाजरा यूरोप में नहीं होता, बाजरा अमेरिका में नहीं होता। तो यहाँ इस तरह की योजनाएं बना के काम हम कर रहे हैं। पानी के लिए मैक्सिमम मैं कहता हूँ 20 साल में जितना काम नहीं हुआ माइक्रो इरिगेशन का, क्योंकि पानी को हम बढ़ा नहीं सकते। पानी की कमी हरियाणा में, SYL पता नहीं कब आएगी। हम संघर्ष कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पानी अभी जल्दी से मुझे लगता नहीं कि बढ़ाएं। आज भी उसको बढ़ाना शुरू कर दें तो 10 साल लग जाएंगे बढ़ते बढ़ते। तो माइक्रो इरिगेशन के, ड्रिप इरिगेशन के आप ये जहाँ देखेंगे जगह जगह फुहारे चलते हुए, ड्रिप चलते हुए, ये जो खेती है मेरे यहाँ इस क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे 1 इंच भी ऐसी ज़मीन नहीं थी जहाँ सिंचाई ना हो। ये सामने देखिए कपास की खेती शुरू कर दी है। ये टेक्निकल ढंग से यहाँ ड्रिप की ये वो है, कपास है ये। और अभी बागवानी की तरफ विशेष ध्यान है। हमने यहाँ इसी कोकलपुरा गांव यहाँ पर है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो मोटे अनाज का सेंटर हमने यहाँ बना दिया। यहाँ पर लुआस है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, उसका एक सेंटर हमने महल में बना दिया। यहाँ इसी गांव में पास में एक हमने प्रोसेसिंग का प्लांट, दूध का, जैसा हम ये प्राइवेट है, ऐसा हम बीटा का बनाने जा रहे हैं। इसी तरह से बागवानी का एक्सीलेंट सेंटर है इजराइल की विधि से, तो गिगनाऊ गांव के अंदर वो बना दिया। उसमें हम किसानों को पौध, इतने उत्साहित हुए किसान कि आधे रेट पे उनको पौध मिली है। यहाँ इस टेरेन के अंदर खजूर की ज़बरदस्त खेती हो सकती है, जो वर्ल्ड क्लास खजूर है वो लगाए। इस नीचे की दूसरी खेती भी साथ में हो सकती है। हमारे खरकड़ी गांव के अंदर हमारी विश्वविद्यालय है, करनाल के अंदर महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर का, उसका सेंटर बन रहा है। तो इस यहाँ पर जो ज़रूरत है, जैसी किसानों का क्षेत्र है तो किसानों से संबंधित हम काम करें। बिल्कुल। तो ये सब हो रहा है, वो चाहे रेवाड़ी हो, चाहे फतेहाबाद हो, चाहे सरसा हो, ये सब काम हो रहे। और ये काम मैं नहीं कह रहा, किसान मान रहा है। किसान को पहली बार लगा है कि कोई ऐसा सरकार उनकी है जो उनकी देखभाल करती है। और किसानों को हम बता देते हैं कि भाई हम आपके भाई हैं, हम बच्चे हैं, हम भी किसान हैं, हमको मिनिस्टर नहीं है, हमको शासन करने वाले लोग नहीं है, हम आपके सेवक हैं। लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक है, किसान मालिक है। लोकतंत्र के अंदर चुने हुए प्रतिनिधि हों, चाहे सरकार हो, चाहे अधिकारी हो, वो सेवक है। सेवक बन के हम काम करते हैं, उसी का परिणाम है कि इनका प्यार हमें मिलता है। अधिकारियों की बात आपने जहाँ तक कही है जेपी दलाल जी, आपके कई बयान मैंने देखे, कई इस तरह की चीज़ें सामने आई, अधिकारियों को बड़ी कड़ी फटकार कई मौक़ों पर लगाई। बीजेपी के कुछ ऐसे विधायक हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मैं मिली, उनसे मुलाकात हुई और विपक्ष तो खैर ये कह ही रहा है
कि अफसरशाही बड़ी हावी है। अफसर जो है वो सुनते नहीं हैं। खासतौर पर अगर हम बीजेपी के भी कुछ नेताओं की बात करें तो वो कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि अफसरों से आप कहते रह जाइए और धरातल पर काम नहीं पहुंचाते। कि इसमें कितनी सच्चाई है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कम से कम जेपी दलाल के सामने कोई हरियाणा का अधिकारी नहीं है जो उसको गुमराह कर दे या उसकी बात ना माने। हाँ, अगर हम कोई गलत काम कहें, व्यक्तिगत हित की बात कहें, व्यक्तिगत स्वार्थ की बात कहें तो अधिकारी को अधिकार है बिल्कुल कि वो मना कर दे। लेकिन जनता के हित की बात कहेंगे तो कोई अधिकारी कैसे मना कर देगा? जी, उसको करना ही पड़ेगा, चाहे मेरे विभाग के अधिकारी हों, चाहे दूसरे विभाग के अधिकारी हों, चाहे मेरे डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी हो। मुझे तो ऐसी कोई समस्या आई नहीं कि किसी अधिकारी ने ये हिम्मत दिखाई हो कि हमारी बात को टालें। कुछ एक इलाके जहाँ पर खनन जो है आमदनी का बड़ा जरिया रहा जेपी दलाल जी, उन जगहों पर जब खनन बंद हुआ तो काफ़ी सारी समस्याएं आईं। वो समस्याएं आप तक पहुंची और उसका कितना असर हुआ, विकल्प क्या रहे उसके लिए? देखिए, हमारे जिले के अंदर भिवानी, पहले पुराना जिला तो हमारा दादरी भिवानी था। जी। दादरी में काफ़ी खनन खैर अभी चल रहा है। हाँ। हमारे भिवानी के अंदर दो ही जगह खनन चलता है, एक डाडम के अंदर, एक खानक के अंदर। जी। और खानक के अंदर HSIDC करती है, वो खनन ठीक ठाक चल रहा है। डाडम के अंदर उन्होंने जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर थे, पिछले साल 1 जनवरी को बड़ा भारी हादसा हुआ, 4-5 लोगों की मौत हो गई। और जो केंद्र सरकार की टीम वो आई, उन्होंने जांच की कि खनन जो है जो गाइडलाइन के हिसाब से नहीं किया गया, जो स्लॉप थी वो प्रॉपर नहीं रखी गई, तो उन्होंने बंद कर दिया और उनको जुर्माना भी काफ़ी लगा हुआ है। तो इस वजह से हम तो चाहते हैं कि वो खनन शुरू करें, और लेकिन उनको जो 26-28 करोड़ रुपए का पता नहीं कितना जुर्माना लगाया हुआ है भारत सरकार के जो खनन विभाग ने, वो उसको करें तो कर सकते हैं। हरियाणा सरकार का सहयोग उनके साथ है। हम चाहते हैं कि खनन हो, मटेरियल सस्ता हो, और जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, खनन से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपना रोजगार करें। चलिए, ये तो रही लीगल माइनिंग की बात। इलीगल माइनिंग यानी अवैध खनन भी एक बड़ा मुद्दा है। इससे सरकार कैसे निपट रही है? बीते दिनों हमने देखा कि अफसर को कुचल कर मार दिया गया जेपी दलाल जी। इलीगल माइनिंग का विषय, विपक्ष कह रहा है कि सत्ता पक्ष का संरक्षण है। इलीगल माइनिंग का विषय कहीं है, थोड़ा बहुत आता है, तो वो चोरी करते हैं रिवर बेड, जमुना के अंदर। हाँ। हमारे यहाँ पहाड़ में कोई 1% भी इलीगल माइनिंग नहीं होती किसी भी तरह की। यहाँ ना कोई लोग कहेंगे, ना कोई शिकायत है, ना ही कोई करता है। उधर जो जमुना के अंदर जो सुनने में आया है, होती है नहीं होती मुझे नहीं पता, लेकिन वो इस तरह का विषय उस जमुना के इलाके में आता है। दक्षिण हरियाणा में ये विषय नहीं। जेपी दलाल ये महसूस करते हैं कि इस वक्त विपक्ष में बिखराव है। विपक्ष अगर एकजुट होता तो शायद बीजेपी इतनी मजबूत नहीं होती। इस वक्त जो विपक्ष के हालात हैं, आपको लगता है कि बिखराव है, एकजुटता नहीं है? देखिए, विपक्ष की एक गलतफहमी है जी, वो जनता को वोट समझते हैं। हाँ। वो समझते हैं कि इतने वोट मेरे हैं, इतने वोट बी पार्टी के, इतने वोट सी पार्टी के, इतने वोट डी पार्टी के, हम सारे इकट्ठे करके 5-5 करके 55 हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। बीजेपी वोट नहीं मानती? ऐसा नहीं है, वोट नहीं, हम इनको मालिक मानते हैं जी, हम इनके सेवक हैं जी, और है भी सचमुच में। तो ये इन्हीं की वजह से हमारी कलम में ताकत है जी। और विपक्ष को जो नेता हैं वो स्थापित, उन्होंने सत्ता में रहे हैं, उनकी मानसिकता ये है, वो समझते हैं शासन का अधिकार उनको है। और जनता इतनी समझदार हो चुकी है, आजकल 21वीं शताब्दी के बच्चे हैं, सारी दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो वो इस वेवलेंथ पे आ ही नहीं पा रहे। इसलिए आप देखते बार बार हारते रहते हैं, कभी कुछ नारे देते हैं, कभी 2 बहनों के, कभी भाइयों के, कभी यूपी में आपने देखा। अब सारी पार्टियाँ इकट्ठी हो भी जाए, अब मुझे बताइए कि वहाँ पर बंगाल के अंदर ममता के वोट है, कांग्रेस का कोई वोट है? उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, अब मेरे ख्याल में 2 को छोड़ के सभी जगह जमानत होगी। इकट्ठा होने में क्या फर्क पड़ता है? पक्ष को या किसी राजनीति करने वाले लोगों को अपना आत्मचिंतन करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है। उनको ये समझना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। वो घर घर जाएं, गली गली जाएं, जनता के विचार जानें, और पुराने अपने जो काम किए हैं उनसे माफ़ी मांगे, आगे अपना एजेंडा दे, तब जाके जनता विचार करेगी। आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ। अब पिछले दिनों कंपनी हायर करके ये पैदल मार्च किया राहुल जी ने जी, 3-4 महीने बड़ा हवा खड़ा कर दिया, और एक चर्चा भी हुई कि कुछ लोग उनसे जुड़ गए हैं, उनको कांग्रेस को कुछ फ़ायदा हो गया है। लेकिन जब वो कश्मीर में गए, कश्मीर में जाकर के उन्होंने बयान दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम पुरानी इस व्यवस्था लागू करेंगे। पुरानी व्यवस्था लागू करने का मतलब धारा 370 को जिंदा कर देंगे।
हरियाणा का हर किसान के बेटा बॉर्डर पर है, जी। कश्मीर में नौकरी की है, उसने पत्थर खाए हैं उनके राज में, कोई बर्दाश्त कर लेगा इस चीज़ की? आज वही कश्मीर है, किसी की हिम्मत नहीं कि सैनिक की तरफ कोई पत्थर लगा देगा, उसकी तरफ देख भी ले। और वो राहुल गांधी कहता है कि हम पुरानी व्यवस्था लागू करेंगे, और वो समझता है कि उसको वोट मिल जाएंगे हरियाणा में। जी। तो उनको समझ ही नहीं है देश को, कि देश चाहता क्या है, देश की मानसिकता क्या है, तो उनको समझ बिल्कुल नहीं है। वो क्या अकेले एक वर्ग के, एक धर्म के वोट लेना चाहते हैं वहाँ पर? क्या उससे उनको शासन मिल जाएगा? ऐसा आप बताइए कि ऐसा बयान देने की उनकी मानसिकता है, क्या देश स्वीकार करेगा? क्या ये हमारे किसान स्वीकार करेंगे? क्या हमारे सैनिक स्वीकार करेंगे इस बात को? बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि सवाल भी यही बन रहा था कि जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो कांग्रेस के लोगों का ये कहना था कि बीजेपी में बौखलाहट है, क्योंकि कांग्रेस जो है इसे एक यात्रा से पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित हो पाएगी। असर कांग्रेस से बहुत बड़ी गलतफहमी में है। जी। इवेंट मैनेजमेंट करती है, हाँ। कभी हायर करती है अमेरिका के अंदर कंपनी कोई, कभी कोई हायर करके यूनिवर्सिटी में लंदन में बयान दिए जाते हैं, कभी कोई खबरें छप जाते हैं। अरे अपने देश में जाओ, जनता के बीच जाओ, किसानों के बीच जाओ, मजदूरों के बीच जाओ। ये समझते हैं कि ऊपर से मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से देश को बदनाम करके या मोदी जी को इमेज को डेंट करके उनको कुछ मिलने वाला है। इस देश का नागरिक, इस देश का मतदाता बहुत समझदार है। विपक्ष असमान विकास की बात कर रहा है, भेदभाव की बात कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि जहां पर बीजेपी के विधायक हैं, जहां पर बीजेपी की सत्ता है, वहां पर विकास कार्य हो रहे हैं, और जहां पर कांग्रेस के नेता हैं या विपक्षी दलों की कुछ नेता जो गिने चुने इक्के दुक्के हैं, उनको दिक्कतें पेश आ रही हैं काम करवाने में, फंड की रिलीजिंग में। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं स्वीकार करता हूं कि हम भेदभाव करते हैं जी, लेकिन हमारा भेदभाव का तरीका अलग है। हमने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सारे हरियाणा की मैपिंग करवाई। हमने उन परिवारों की छटनी की जिनकी आमदनी 1,80,000 से नीचे है। हमने ये नहीं देखा कि कौन सा क्षेत्र है, हमने ये नहीं देखा कि कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है, कौन सा वर्ग है। उनके लिए हमने योजनाएं बनाई हैं कि उन परिवारों में उनको नौकरी में प्राथमिकता दें, उनको लोन दिलवाएं, उनको रोजगार दिलवाएं। गरीब कल्याण के काम हमने किए हैं, गरीबों के साथ हम रहे हैं। अगर अमीर और गरीब की बात आती है तो अमीर के साथ हमने भेदभाव किया है, गरीब का हमने साथ दिया है। इस बात को अगर विपक्ष कहता है भेदभाव करते तो हमें स्वीकार है, लेकिन इस तरह के भेदभाव, क्योंकि शासन का खजाने पर पहला हक हम मानते हैं कि गरीब का है, और ये जितना भी अमीर और गरीब की खाई को दूर कर पाएंगे, इस मैं समझता हूँ कि उसी से सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा, उसी से हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। तो ये काम तो हम करेंगे। जी, किसानों के हक की बात कर ली। आप पूरे प्रदेश के मंत्री हैं जेपी दलाल साहब, किसानों के हित में बड़े, आपने कहा कि आप बड़े काम हुए हैं और ये काम धरातल पर दिख भी रहे हैं, लेकिन अभी भी दक्षिण हरियाणा के इलाकों की बात कर लेते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य, ये भी बड़ी समस्या है। जेपी दलाल जी, अगर हम आपके हलके की भी बात कर लेते हैं तो किस तरह के काम खासतौर पर चिकित्सा और स्वास्थ्य को लेकर किए गए हैं? कितने पाइपलाइन में हैं, किन पर काम चालू है अभी? देखिए, मैं ये सही मानता हूँ कि किसी भी देश को, किसी भी समाज को आगे बढ़ना है जी, उसका अगर कोई एकमात्र कारण हो सकता है तो वो शिक्षा। ये सर्वमान्य है। दूसरा काम सरकार का है कि इंफ्रास्ट्रक्चर देना, और शिक्षा की तरफ जितना ध्यान हमारी सरकार ने दिया है, खासकर बेटियों की शिक्षा जी। मनोहर लाल जी ने नीति बना के काम किया, हर एक 20 किलोमीटर के अंदर एक महिलाओं का कॉलेज होगा। उनकी नीति की वजह से देखिए पिछले 4-5 साल में मेरे अकेले क्षेत्र में कितने कॉलेज बने हैं। यहाँ कुड़ल गांव है, वहाँ कॉलेज बना, यहाँ इसरवाल गांव है, वहाँ पर कॉलेज बन के गया, बहल है, बहल के अंदर कॉलेज बन गया है, लोहारू के अंदर अलग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग अलग से बन रही है, 3-4 हमारे यहाँ ITI हैं, और इसके अलावा जो प्राइवेट जो है वो अलग से बहल में एक अलग कॉलेज बना है, सिगानी में अलग बना है। हर 5-7 किलोमीटर में शिक्षा के स्कूल नए हैं, हायर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ भी है, और खुशी ये है कि बच्चे और बेटियां पूरे के पूरे पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। और ये हमारा इलाका जो है, हमारी कहावत, एक तो हमारी जो किसान की डील डोल अच्छा है, बलशाली है, खाने पीने वाले लोग हैं, हमारी कहावत है कि हंगे वाले हैं।
और आपने देखा भी होगा कि जो खेल में भी हम आगे हैं। जी मैं समझता हूँ हमारा और पंजाब से और दूसरे इलाकों से हमारे यहाँ नशा भी कम है। जी। जैसे बच्चे खेलों की तरफ ध्यान देते हैं, सेना में जाने में अपना गौरव समझते हैं, किसान अपने मेहनत के कमाई खाने में अपने आप को गौरव समझता है। और मुझे ये खुशी है कि मेरा जो क्षेत्र दक्षिण हरियाणा का है, भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान खूब तरक्की कर रहे हैं। या तो पहले काम हुआ था चौधरी बच्चेलाल जी के समय में, जी या काम अब हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा, आप किसी भी आपका जहाँ दिल करे गाड़ी रोक करके किसी भी किसान से पूछो। जी। दक्षिण हरियाणा में चिकित्सा की बात हो गई है, शिक्षा की बात हो गई है, लेकिन दक्षिण हरियाणा की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा SYL भी रहा है जेपी दलाल जी। SYL को लेकर अभी भी पेच अटका हुआ है, मध्यस्थता तक हो गई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। दक्षिण हरियाणा अभी भी बाट जो रहा है SYL का, क्योंकि देखिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं आप लोगों ने की हैं वो ठीक है, लेकिन कितना अच्छा होता अगर SYL का पानी भी मिल पाता। तो उस दिशा में प्रयास क्या हैं, उस दिशा में रोड़े क्या हैं, मुश्किलें क्या हैं, क्या वजह है कि सरकारें आईं, सरकारें गईं, सरकारों ने वायदे किए, लेकिन SYL का पानी नहीं मिल पाया लोगों को। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ जी। कि जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल जी, मेरे क्षेत्र के रहने वाले हैं। जी या मैं उनके क्षेत्र का रहने वाला हूँ। जी यहीं सिवानी के रहने वाले हैं। खेड़ा गांव में उनका परिवार था, सिवानी में उनका अभी भी परिवार है। और मैं सच बताता हूँ कि पार्टी लाइन से अलग हटके जब जी, उनकी सरकार आई पंजाब में आम आदमी पार्टी की, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये उम्मीद और खुशी हुई थी कि चलो अब केजरीवाल जी आ गए हैं जी। और हमें जो SYL का पानी मिलेगा। और नेचुरल है कि जो जिस मिट्टी से जुड़ा हुआ हो, जहाँ जिसका बचपन बीता हुआ हो, तो कुछ ना कुछ उसके बारे में ख्याल सोचता है। जी और लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा निराश अगर किसी ने किया है जी तो केजरीवाल जी ने किया है। जी पानी अगर वो यहाँ दे देते, जो पानी कम से कम यही कह देते हैं कि पानी जो पाकिस्तान में जा रहा है, जी जब बारिश के अंदर या सरप्लस पानी है तभी दे देते हैं। लेकिन उन्होंने जो स्टैंड लिया है, मैं समझता हूँ कि केजरीवाल जी की पार्टी कभी हरियाणा के अंदर 90 की 90 सीटों में से जमानत नहीं बचा पाई। जी किसान को इतना गुस्सा है केजरीवाल जी पे कि आप बाहर वाले पे इतना गुस्सा नहीं होता। जब आपका बेटा नालायक हो जाता है, आपका बेटा जो जिसपे उम्मीद है कि आपके लिए कुछ करेगा, जो स्टैंड उन्होंने लिया है उससे पूरा स्टैंड हो नहीं सकता। और ये सही है कि SYL बननी चाहिए। SYL सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका मुद्दा इतने सालों से लटका हुआ है। इसको किसी न किसी वजह से कोई हर पार्टी जो पंजाब में आती है मुद्दा बना लेती है और हमें पानी नहीं देना चाहती। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मुद्दा पानी का नहीं है। ये हमारी नहर थी, 40-50 साल पहले बनी थी भाखड़ा कनाल, इसकी लाइफ हो चुकी है। इससे राजस्थान में गंगानगर नहर, इधर पीने का पानी के बहुत बड़ी उत्तरी भारत की पॉपुलेशन को पानी पीने का मिलता है। अगर ये टूट जाए फिर क्या होगा? एक पैरेलल नहर तो यहाँ बननी भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है बिल्कुल कि पानी में अगर झगड़ा है, डिस्प्यूट है, तो हम वी कैन सेटल इट लेटर ऑन। पानी है या नहीं है, कम है या ज़्यादा है, लेकिन आप नहर तो बनाने दें। लेकिन आप देखिए पंजाब में हमने ज़मीन एक्वायर कर ली थी, 90% नहर का काम हो गया था, पैसे वापस कर दिए, नहर को मिटा दिया। ऐसा काम तो कोई दुश्मन देश भी नहीं करता। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा काम किया है कि उसके साथ साथ जो हमारे हिमाचल से समझौते किए, रेणुका डैम का, लखवार डैम का, 3 डैम पे काम चल रहा है, उससे भी हमें बहुत सारा फायदा मिलेगा। एक हमारा जो है नहरों का बजट इतना ज़्यादा बढ़ा है कि 2-3 महीने अच्छे ही कैपेसिटी का पानी जमुना में भी होता है। अब हम डैम तो बना नहीं सकते जमुना के ऊपर, उसमें तो लाखों करोड़ रुपए लगेंगे। आज के अंदर एनवायरनमेंट का और का बड़ा सच्चाई ये है कि संभव नहीं है। लेकिन हमारी जो मेन कनाल है उसकी हमने कैपेसिटी बढ़ाई है, हजारों करोड़ रुपए बढ़ के। और अब जो जुलाई अगस्त सितंबर के महीने हैं उसमें ज़्यादा पानी चलेगा। हम यहाँ स्टोरेज बना रहे हैं, कहीं पंचायत की ज़मीन में तालाब बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं, ताकि 3 महीने में इतना पानी दे दें हम कि सब सॉइल वाटर भी ऊपर आ जाए और यहाँ जो पानी की मात्रा बढ़ जाए। काम कर रहे हैं। इरिगेशन के अलावा हमने माइक्रो इरिगेशन का अलग महकमा बनाया, पॉन्ड अथॉरिटी हमने बनाया, वाटर चार्जिंग की स्कीम हमने बनाई। पानी का संकट बहुत ही सीरियस संकट है किसान के लिए। पीने का पानी का भी हरियाणा के लिए संकट हो जाएगा। और एक तरफ हरियाणा देखो, दिल्ली में जो उसका हक है उससे ज़्यादा पानी हम देते हैं। और हमारा
हमारा अपना पानी का सोर्स नहीं है, नहीं है। हमारा हक हमें पंजाब नहीं देता। नहीं दे। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव में भी 1 साल से कम का वक्त है और विधानसभा चुनाव उसके बाद तुरंत बिगुल बच जाना है। संभावनाएं क्या है पार्टी के लिए, किन कामों को लेकर तेज तर्रार कृषि मंत्री जेपी दलाल जब अपनी जनता के बीच जाएंगे तो कहेंगे कि एक बार फिर से आप मेरे नाम पर या मेरी सरकार के नाम पर मोहर लगाइए? देखिए, एक तो निश्चित है, सारा देश मानता है कि मोदी जी के तो 400 से ज़्यादा सीटें हैं। जी ये सारा देश में विदेश में जितने भी हैं, और सबसे ज़्यादा कोई खुश है 1.5-2 करोड़ NRI। मैं विदेशों में बहुत गया हूँ, मेरे जी। दोस्त भी हैं, फोन की बात, जी वो इतने उत्साहित हैं। वो कहते हैं कि भारत की जो मान सम्मान और इज्जत और बढ़ी है मोदी जी के टाइम में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इवन पाकिस्तानी बांग्लादेशी भी अपने आप को भारतवासी वहाँ जी बताते हैं। जी और विधानसभा की जहाँ बात है, इसका चुनाव हरियाणा के अंदर लोगों ने देख लिया, सारा चीज़ है कि परिवारवादी पार्टी या एक जो उसमें विश्वास नहीं करते। जी जो इस तरह से हम कल्याण कर रहे हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं लेके आ रहे हैं, सबका किसान के हित की योजनाएं लेके आ रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। जी। और जनता को पता है कि हम शासन करने वाले लोग नहीं हैं, हम 24 आवर सातों दिन सेवा करने वाले लोग जी। हैं और करते रहते हैं। तो ये थे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। आपने सुना, कह रहे हैं कि दक्षिण हरियाणा के लोगों को पानी की जो समस्या है उससे निजात दिलाने के लिए उन्होंने क्या कुछ प्रयास किए हैं। अरविंद केजरीवाल से नाराज हैं और कह रहे हैं कि जब परिवार का बेटा नालायक हो जाए तो लोगों में गुस्सा है, क्योंकि SYL का पानी यानी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो पानी अभी तक हरियाणा को नहीं मिल पाया है। मतभेद अभी भी बरकरार हैं। हालांकि कोशिश और प्रयास लगातार जारी हैं कि बहुत जल्द SYL का पानी हरियाणा के लोगों को मिल सके। अब वर्तमान में जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंची हैं और अगर जनता तक पहुंची हैं तो जनता उनको आने वाले चुनाव में फीडबैक क्या देती है देखना दिलचस्प होगा। लेकिन विकास के तमाम कार्यों को कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गिनाया है। फिलहाल आज लोहारू से इतना ही। नमस्कार।